हमारा पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय कंप्लीट हो गया। आज मेरा जो है चौथा अध्याय कृषि, एग्रीकल्चर। तो इसके बारे में इस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कृषि। इसमें हम परिचय देखेंगे, कृषि के प्रकार देखेंगे, कृषि के जो फसलें हैं रबी की, खरीफ की, और उनकी जो प्रमुख फसलें हैं भारत में पाई जा रही हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि। सबसे पहले कृषि का परिचय देख लिया जाए कि कृषि जो है क्या, उसके अंतर्गत क्या आती है। परिचय, देखिए भारत जो है कि वो कृषि प्रधान देश है। इस बारे में बताना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जानते होंगे आप लोग, और नहीं जानते होंगे तो उनके लिए भी है जो कि जान लें कि भारत जो है कि कृषि प्रधान देश है। उसमें जो है कि अनेक विविधताएं पाई जाती हैं, अनेक प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से भारत जो है कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की लंबाई का, जितनी भारत की लंबाई है, जितनी भारत की भारत की जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल का 2/3 जनसंख्या, यानी कहने का मतलब 2/3 कृषि कार्य पर ही निर्भर करता है। यानी भारत की जितनी जनसंख्या है, वो जनसंख्या का 2/3 भाग ही पर कृषि ही की जाती है, यानी कृषि पर ही आश्रित है जितने भी चीज़ें हैं। और उसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं परिचय में। और कृषि का जो कि प्राथमिक कार्यों में सम्मिलित किया जाता है, यानी जो कृषि होता है वो प्राथमिक कार्यों में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि कृषि के से ही सब कुछ जो है कि जीवन का निर्वाह होने में आसानी होती है। उसके बिना जीवन का निर्वाह होना असंभव हो जाता है। इसी प्रकार जो है कि अब हम कृषि के बारे में, अब कृषि के प्रकार समझेंगे, कृषि क्या है। और ये भी जानते रहिएगा जो कृषि होता है वो कृषि केवल फसलों के संबंधित नहीं होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, इसमें पशुओं का भी पालन आते हैं। तो चलिए अब परिचय तो समझ में गया। अब कृषि किसे कहते हैं इसे भी थोड़ा देख लिया जाए। कृषि, कृषि होता क्या है, ठीक, कृषि होता क्या है। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य भूमि का उपयोग करके फसल उत्पादन और पशुपालन करता है, कृषि कहलाता है। कहने का मतलब क्या, वह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य भूमि का उपयोग करके वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य भूमि का उपयोग करके फसल उगाता है, पशुपालन करता है कृषि के अंतर्गत आता है, कृषि कहलाता है। ठीक, अब कृषि का परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे कृषि क्या है। अब चलते हैं कृषि के संबंधित उसके प्रकार क्या हैं। देखिए, खेत में अनाज, अगर हम सरल शब्दों में अगर कहा जाए कृषि का परिभाषा क्या है, सरल शब्दों में कृषि का जो कि क्या करते हैं कृषि को परिभाषित करने के लिए, तो खेतों में अनाज, सब्जी, फल उगाना और पशुपालन करना कृषि कहलाता है, या कृषि कहते हैं, या कृषि के अंतर्गत आते हैं। यानी कहा गया खेतों में फल, सब्जियां व पशु पालन करना कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसे हम नोट की तरह समझ लेंगे, 60 में समझेंगे। 60 में हो गया, यानी कृषि क्या करता है। यानी कहने का मतलब हमारा क्या है, इनडायरेक्टली जो है कि जो भी हमें जो है कि खेती संबंधित हो, जिसमें हमारा फसल भी हो, यानी फसल भी उगाए जाते हो, और पशुपालन भी होते हो। पशुपालन में आपका मत्स्य पालन और क्या कहते हैं गौशाला, यानी गाय का पालन हो गया, दूध उत्पादन हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। कृषि के प्रकार, ठीक,
कृषि हम समझ लिए। देखिए हम फिर से एक बार बताते हैं, जो बच्चे नए भी ज्वाइन हुए हों उनको बताते हैं कि जो कि हमारा जियोग्राफी का क्लास 10 का कक्षा 10 का जियोग्राफी भूगोल का चौथा अध्याय है जो कि कृषि है। इसमें हम कृषि के क्षेत्र में पढ़ेंगे, यानी कृषि चैप्टर में पढ़ेंगे कृषि के प्रकार, उसके रबी की फसल, खरीफ की फसल, और कि भारत में प्रमुख फसलें जो हैं कि कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो है कि पहला स्टार्ट हो गया है कि कृषि क्या है। तो कृषि की परिभाषा समझ लिए कि कृषि क्या होता है। उसके बाद आते हैं कृषि के प्रकार। कृषि को प्रकार भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि भारत में देखा जाए तो कृषि जो है कि निम्न तरीके से प्रकार से सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि जीवन निर्वाह कृषि सबसे पहला, जैसे कि क्लास 10 का सिलेबस में है जीवन निर्वाह कृषि। अगर पहला देखा जाए कृषि के प्रकार में तो क्या है, जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह जीवन निर्वाह जीवन निर्वाह कृषि। नोट्स भी इसे कंप्लीट करते चलेंगे, नोट्स भी बनाते रहेंगे, क्योंकि हम शार्ट में थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग उसे जो है कि सही तरीके से समझें और उससे ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो पाए। देखिए कृषि के जो प्रकार हैं, सबसे पहला कृषि का प्रकार में हमारा क्या है, जीवन निर्वाह कृषि। इस कृषि के अंतर्गत जो है कि किसान जो होते हैं अपने परिवार के केवल भरण पोषण के लिए, अपनी आजीविका केवल चल सके उसको करते हैं इस खेती इसमें। और जो इसमें उत्पादन की होती है, उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होती है, और यह कृषि में परंपरागत तरीके से अपनाए जाते हैं। ठीक, इसमें जो राज्य राज्य जो है कि हमारे पूर्वी उत्तर पूर्वी हो गया, और असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, समझ लेते हैं जीवन निर्वाह के में हम कुछ नोटिस पॉइंट करते चलेंगे नोटेड में। जैसे पहला अगर हम देखें इसमें कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं परिभाषा के हिसाब से, तो किसान अपने परिवार के लिए खेती करता है। किसान किसान अपने परिवार परिवार के लिए कृषि करता है। यानी निर्वाह कृषि में जो है कि किसान होते हैं वह केवल अपने परिवार के किसी के निमित्त करते हैं, यानी अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए करते हैं, कृषि करते हैं। दूसरा, इस पर इसे परिभाषा से देखा जाए जो है उत्पादन में कम होता है या उत्पादकता कम होती है इसकी। उत्पादन या उत्पादकता या उत्पादन कम होता है। ठीक, यानी ये सब जो चीज़ इसमें चीज़ें होंगी वही जीवन निर्वाह कृषि कहलाती हैं। तीसरा अगर हम देख लेते हैं तो तीसरा हमारा है परंपरागत तरीके से अपनाए जाने वाली कृषि है। जो यह कृषि है परंपरागत तरीके के द्वारा किया गया कृषि है, किया जाता है, डायरेक्ट लिख दें। ठीक, यानी कहने का मतलब कि जिस कृषि में जो किसान अपने अपने परिवार के लिए कृषि करता हो उसका उत्पादन कम होता हो, परंपरागत तरीके से कृषि की जाती हो, यानी कहने का मतलब आधुनिक तरीका उपयोग न करके उसे परंपरागत कृषि किया जाए, और वह कृषि केवल जो है कि अपने परिवार का भरण पोषण के लिए किया जाए, तो वही कृषि जो होती है हमारे जीवन निर्वाह कृषि होती है। जीवन निर्वाह, निर्वाह का मतलब केवल चलाना, कृषि का मतलब जैसे आपको पता है जीवन का मतलब जीवन, और निर्वाह मतलब जैसे हम चला सकें, तो इससे हम बना सकते हैं कि वह कृषि जो कि अपने जीवन को निर्वाह के लिए किसान करते हैं वह हमारी कृषि क्या कहलाती है, निर्वाह कृषि कहलाती है। ठीक, और इसके में जो है कि अन्य राज्यों को देख लिया जाए कि कौन कौन से राज्य हैं जो कि निर्वाह कृषि करते हैं। अन्य राज्य अन्य राज्य हमारा हो जाएगा असम, मेघालय, नागालैंड, इन सब कृषि जो है कि असम असम मेघालय
असम, मेघालय, मिजोरम, इन सब में जो है कि निर्वाह कृषि करते हैं, कहलाता है। मेघालय का नागालैंड, ये सब चीजें हैं। नागा। और ये भी याद रखिएगा, जीवन निर्वाह कृषि को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि झूम कृषि हो गया। तो यहाँ पे जो है कि असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब में हम झूम कृषि के नाम जानते हैं। झूम कृषि, ठीक, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि किन किन राज्यों में जो है कि इसको निर्वाह कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। देखा जाए हाँ, क्या कि मैक्सिको हो गया या मध्य अमेरिका में हो गया तो इसको हम बोलते हैं मिल्पो। क्या? मिल्पा, सॉरी मिल्पा, इसे क्या बोलते हैं? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है। किसको? निर्वाह कृषि को। अगर देख मैक्सिको, मैक्सिको व जो है कि मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में क्या कहते हैं इसको? मध्य में इसको बोलते हैं मिल्पा। मिल्पा, हाँ, मिल्पा, ठीक, मिल्पा। और और राज्यों में देखा जाए और देशों में क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए ब्राजील में क्या कहते हैं इसको? ब्राजील, ब्राजील में क्या कहते हैं? उसके बाद में मध्य अफ्रीका में क्या कहते हैं? पहले नाम लिख दें। मध्य अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका। और किस देशों में? इंडोनेशिया देख लिया जाए। इंडोनेशिया, नेशिया, नेशिया होता है, नेशिया, नेशिया। इंडोनेशिया में से किस नाम से जाना जाता है? और वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है? वियतनाम। ये सब भारत के पड़ोसी हैं, भारत के बगल वाले हैं, एशिया महाद्वीप की चीज़ें हैं। ये नहीं, ये मध्य अफ्रीका की बात नहीं कर रहा हूँ। वियतनाम। मानचित्र जब पढ़ाने लगूंगा जो कि सामाजिक विज्ञान का, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। ठीक। अब ये सब जो है कि विदेश की बात हो रही है, ठीक है। अगर इसमें आप हेडिंग में बदल सकते हैं देशों के नाम, या के बोल सकते हैं अन्य देशों में इसके नाम, किसके जीवन निर्वाह कृषि के। अगर देखा जाए तो इसको जो कि ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं, रोका, ठीक। मध्य अफ्रीका में इसको जो है कि मसोले बोलते हैं, मसोले, ठीक। इंडोनेशिया में अगर देखा जाए तो इसको लदांग बोलते हैं। और जो कि वियतनाम है इसको रे बोलते हैं, रे, रे, ठीक। इस नाम से इसको जाना जाता है, ये समझते रहिएगा। ये है जीवन निर्वाह कृषि के जो विदेश में रहते हैं उन विदेशी, यानी कि देश के बाहर के जो रहते हैं, देश में बोले जाने वाले नाम है जो कि जीवन निर्वाह कृषि या झूम कृषि, ठीक। अब भारत में देख लेते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तराखंड हो गया और झारखंड हो गया, इन सब में क्या कहा जाता है? अगर भारत में देखा जाए, भारत में क्या कहा जाता है? किसको? जीवन निर्वाह कृषि को। इसको लिख दें कि समझ आएंगे? लिख दें, जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। जीवन सही लिखा गया है हो, जीवन निर्वाह कृषि। भारत में क्या कहा जाता है? भारत में क्या कहा जाता है जीवन निर्वाह कृषि को अन्य राज्यों में? राज्यों में, ठीक। थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं इसको, सब अपने तक समझ सकते हैं कि भारत में स्थानों में क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा बोला जाता है। क्या? अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान, अंडमान होता है, मार नहीं। अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह में
इसे दीपा बोला जाता है, दीपा। ठीक, इसे याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप में दीपा बोला जाता है। मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश, प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? और जो है कि उड़ीसा में क्या बोला जाता है? उड़ीसा। उसके बाद में उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और राज्यों को ले लिया जाए तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है? हमारे प्रदेश में। ठीक, अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जानते हैं। और मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। बेबर, बेबर या दहिया, दहिया, कोई दूसरा दहिया मत समझिएगा, इसे नाम का है जो कि जीवन निर्वाह कृषि को कहा जाता है। ठीक, अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। अगर आंध्र प्रदेश में देखा जाए बोला जाता है पोंडू या पेंडा, पोंडू, पोंडू या पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में इसको देखा जाए तो उड़ीसा में इसको पाड़ा डाबी कहा जाता है, पामा डाबी, पामा डाबी, पामा डाबी। ठीक, इसे क्या कहा जाता है? पामा डाबी। अगर झारखंड में देखा है तो इसे बोलते हैं कुरुआ। क्या? कुरुआ, कुरुआ। पेपर में देखिए पूछ सकता है कि कुरुआ जो है कि कौन सी कृषि कहलाती है, या झारखंड में कौन सी कृषि ऐसी है जो कि जीवन के उद्देश्य के लिए किसान बोला जाता, मतलब कि खेती करते हैं केवल जीवन को निर्वाह के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में पुरवा कहा जाता है, कुरुआ कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ठीक, तो कुरुआ जो है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में झूम खेती के नाम से जानते हैं, झूम, झूम कृषि। ठीक, ये सब नाम। अब चलते हैं जो कि हमारे कृषि के प्रकार का दूसरा प्रकार है जो कि वाणिज्यिक कृषि है, यानी कमर्शियल खेती है। जो है कि वाणिज्यिक कृषि क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो कृषि के प्रकार का क्या है हमारा? दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। ठीक, तो वाणिज्यिक कृषि क्या है इसे समझ लेते हैं। देखिए, वाणिज्यिक कृषि का केवल एक ही उद्देश्य होता है, बाजार में बेचने के लिए, यानी बड़े पैमाने पर खेती की जाए और बाजार में किया जाए, बेचा जाए। जाहिर सी बात है, जब बड़े पैमाने में करेंगे तो पूरा तो खा नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे, दूसरों को खिलाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? पहला से नोटेड पॉइंट में देख लिया जाए तो पहला क्या करेंगे? बाजार में बेचने के उद्देश्य से बड़े पैमाने में खेती, बाजार में बेचने, बाजार में बेचने के उद्देश्य से खेती। ठीक, बाजार में बेचने के उद्देश्य से खेती। ठीक, और दूसरा कहते हैं बड़े पैमाने पे खेती, बड़े पैमाने पर कृषि खेती होती है। ठीक, अब तीसरा देख लेते हैं, यानी जो जो इसमें होगा वह वाणिज्यिक कृषि कहलाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब जो मैं लिख रहा हूँ यह चीज़ें जिसमें आ जाएगी वही क्या हो जाएगी? हमारी वाणिज्यिक कृषि। ठीक, अब समझ लेते हैं इसका, जैसे कि इसमें फसल कौन से होते हैं, हो सकता है थोड़ा सा बना दें। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, उसमें हम आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं कर रहे थे, पुराने परंपरागत। इसमें क्या है हमारा? आधुनिक तकनीकी का प्रयोग या उपयोग, प्रयोग नहीं उपयोग, प्रयोग और उपयोग में अंतर होता है, उसके बारे में जानेंगे। प्रयोग एक बार होता है, उपयोग बार बार। ठीक, उपयोग आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके जिसमें हम आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर बाजार में बेचने के उद्देश्य से खेती करते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। परिभाषा समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आप लोगों को, क्योंकि डायरेक्टली है। अगर आप केवल जो है कि नोटेड पॉइंट जो है किसे अगर हम याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो है कि बाजार में बेचने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर खेती की जाए और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए,
तो ऐसे बोल सकते हैं जिनमें आधुनिक तकनीक, वे फसलें जिनमें आधुनिक तकनीक और बड़े पैमाने पर खेती करके बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, वही जो हमारी है वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे देख लिया जाए कि कौन कौन सी खेती की जाती है, इसको भी थोड़ा देख लिया जाए। जैसे में अगर जैसे देखा जाए कि कौन सी खेती है जो कि बुकई की जाती है, तो गन्ना हो गया, कपास हो गया, चाय हो गया, ये सब चीजें हैं। गन्ना, कपास, गन्ना, कपास और चाय, चाय, गन्ना, कपास, चाय आदि कर दे, आदि फसलें, आदि फसलें। ये सब जो फसलें हैं वह वाणिज्यिक कृषि है, यानी कि कमर्शियल खेती है, जिसमें कि केवल उद्देश्य होता है पैसा से, केवल किसी आर्थिक लाभ हो, आर्थिक लाभ के उद्देश्य से, यहाँ हम अगला बना सकते थे। राज्य देख लेते हैं, स्थान देख लेते हैं, कहाँ वो कहा जाता है राज्य। तो राज्य देखा जाए तो कहाँ कहाँ वो किसी की जाती है, वो हरियाणा, पंजाब। देखिए हरियाणा और पंजाब में जो है कि चावल सबसे ज़्यादा मात्रा में बोए जाते हैं। तो क्या हो गया, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, ज़्यादा खवा गया क्या हो, ठीक, हरियाणा, पंजाब, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी वाणिज्यिक कृषि के जो क्षेत्र है, राज्य हैं। इतना समझ में आ गया है। ठीक, अब इसी के अंतर्गत हमारा रोपड़ कृषि भी है। कौन सा कृषि, रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि का भी उद्देश्य केवल यही होता है कि हम वाणिज्यिक कृषि में हो, यानी उसका बेच सकें। जैसे वह कृषि, इसको हम किस प्रकार से, मान लीजिए पेपर में पूछ सकता है कि वह रोपड़ कृषि किसे कहते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं तो बेटर रहेगा। रोपड़ कृषि, रोपड़ कृषि, ठीक, रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें किसी एक ही नगद फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता हो, रोपड़ कृषि कहलाती है। यानी देखिए इसमें बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो जाहिर सी बात जब बड़े पैमाने का नाम आ गया तो क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक कृषि। यानी कह सकते हैं कि जो रोपड़ कृषि है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ही आती है। ठीक, ये समझ में आया, एक बार लिख लेते हैं। वह कृषि जो एक ही फसल, यानी वह कृषि जो कि वह कृषि पद्धति जिसमें केवल एक ही नगद पर, यानी वह कृषि जो एक ही नगद फसलें बड़े पैमाने पर बोया जाए, वह कृषि जो एक ही नगद फसलें बड़े पैमाने, एक ही नगद फसलें बड़े पैमाने पर बोया जाए तथा उस मार्केट में, बाजार में बेचा जाए, रोपड़ कृषि कहलाती है। रोपड़ कृषि कहते हैं या कहलाती है। ठीक, समझ आ गया। यानी वह कृषि पद्धति या वह कृषि पद्धति, दूसरे भाषा में हम लिखना चाहते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं, वह कृषि पद्धति जिसमें कृषि एक ही नगद फसल को बड़े क्षेत्र में उगाया जाए, यानी बड़े पैमाने पर उगाया जाए, या बाजार में नियंत्रण के लिए, निर्यात के लिए बेचा जाए, यानी बाजार में जो है कि बेचने के लिए ही उगाया जाए, इसको या तो बेचा जाए या तो उगाया जाए। ठीक है, उगाना बेचना के संबंधित है, उगाएंगे तभी बेचेंगे। यानी कहने का मतलब कि बाजार या निर्यात के लिए क्या किया जाए, इसे किया जाए, तो ही क्या होता है, रोपड़ कृषि कराती है। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए, हमको सरल शब्दों में तो सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं हम, वह कृषि पद्धति जो
एक ही नगद फसल, एक ही नगद फसल को बड़े क्षेत्र में उगाया जाए, उगाया जाए रोपड़ कृषि कहलाती है, रोपड़ कृषि कहलाती है। क्या किया जाए, क्या क्या हो रहा है इसमें, पद्धति आ रही है, एक ही नगद फसल बोई जाए और उसे बड़े क्षेत्र में बोई जाए, बड़े पैमाने पर बोई जाए, बड़े क्षेत्रों में, और उसे क्या किया जाए, मार्केट में सेल किया जाए। कहाँ किया जाए, बाजारों में, बाजार में, या निर्यात किया जाए, निर्यात हो, बस ठीक, बाजार या निर्यात, ये सब जो चीज़ें जिसमें आएंगी वह रोपड़ कृषि कहलाएंगी। देखिए इसमें बाजार में सेल किया जा रहा है, बड़े पैमाने में बोया जा रहा है, नगद फसलें हैं, तो ये सब क्या आएंगी, वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आएंगी। यानी अगर हम कह सकते हैं कि वे कृषि, जैसे कि आप लोगों को बता दिया कि यानी अगर पेपर में पूछ ले कि वाणिज्य कृषि, इसको हम इस प्रकार से बड़ा, रोपड़ कृषि को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं बड़ा करने के लिए, कि रोपड़ कृषि जो है कि वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आती है। यह कृषि जो है कि किसी एक नगदी फसल को लेकर बड़े पैमाने पर, यानी किसी एक ही नगद फसल को लेकर, नगदी फसल को लेकर बड़े पैमाने पर बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाए तो ये नगद क्या होता है, रोपड़ कृषि कहलाता है। ठीक, अब देख लेते हैं रोपड़ कृषि की जो फसलें हैं कौन कौन से हैं। रोपड़ के फसल, ठीक, रोपड़ कृषि के फसलें, कृषि के फसल ले, कौन कौन से रोपड़ कृषि के फसलें हैं उसे देख लिया जाए। चाय, काफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि जितने भी चीजें हैं वे सब जो है कि रोपड़ कृषि के फसलें हैं। कौन कौन से, चाय, गन्ना, चाय, गन्ना, कपास, चाय, गन्ना, कपास, कॉफी, रबड़, कॉफी, रबड़, और कौन कौन से हैं वो, रबड़, केला, केला जो बड़े पैमाने पे किया जाए, मिर्चा भी बोल सकते हैं, मिर्चा भी, टमाटर हो गया, बड़े पैमाने पे बोए जाते हैं, ठीक, आदि आदि। आप जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से और फिर जो है कि ज़्यादा मात्रा में बड़े पैमाने पर बोए जाते हैं, आदि फसलें, आदि, ठीक। रोपड़ कृषि की फसलें देखा जाए तो चाय है, गन्ना है, कपास है, काफ़ी है, काफ़ी है, कॉफ़ी जिसे बोलते हैं, ठीक, कॉफ़ी, रबड़, केला, ये सब चीज़ें जो हैं फसलें, यह सब रोपड़ कृषि के उदाहरण हैं, रोपड़ कृषि के फसलें हैं, ठीक। और जो है जैसे मैंने पहले बता दिया कि जो कि रोपड़ कृषि होती है वह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है, यानी वाणिज्यिक कृषि ही होती है। रोपड़ कृषि एक प्रकार क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि होती है, क्योंकि इसका भी उद्देश्य केवल यही होता है जो कि मार्केट में सेल करना, मार्केट में बेचना और इससे अधिक लाभ कमाना। जबकि जीवन निर्वाह कृषि में केवल जीवन को निर्वाह कर सके, बस वही कृषि होती है। जबकि रोपड़ कृषि या वाणिज्यिक कृषि में यह चीजें अलग होती हैं, जो कि पैसा उसे उद्देश्य है, यानी उसे आर्थिक लाभ कमाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आज भी देखने को जो है कि कुछ इलाके जो हैं कि जहाँ पे रोपड़ कृषि, सॉरी, जो है कि हमारा जीवन निर्वाह कृषि खेती की जाती है, जहाँ पे केवल जीवन को निर्वाह के लिए उद्देश्य की जाती है। लेकिन आज के जनरेशन में देखा जाए कि जो इलाके में देखा जाए वो हमेशा वाणिज्यिक कृषि की उत्पन्न होती है, ताकि ज़्यादा मात्रा में मार्केट में सेल करके ज़्यादा मुनाफा किया जा सके। हमारा जो अगला टॉपिक है शस्य प्रारूप, आप लोग देखेंगे तो आपकी किताब में होगा शस्य, शस्य प्रारूप, प्रारूप, ठीक। शस्य प्रारूप कृषि के प्रकार को इरेज कर दिया जाए। शस्य हेडिंग किस प्रकार से बनाया जाए, भारत में तीन शस्य प्रारूप फसलें। इसमें देखा जाए, इसमें हमको ऋतुओं के हिसाब से जो है कि ऋतुएं के हिसाब से, ऋतुएं के अनुसार ठीक, ऋतुओं के अनुसार क्या है,
सबसे पहला हमारा है रबी जी, रबी की फसल, रबी। दूसरा क्या है? खरीफ, खरीफ। तीसरा जो है हमारा जायद। ये सब फसलें रबी की फसल। रबी की फसल, रबी मत सोचे कि हमारा फसल है, ये रबी मौसम की बात कर रहा है, ऋतुओं की बात, इसलिए मैंने ऋतु पहले लिख दिया क्योंकि बड़े बुद्धिमान होते हैं रबी। रबी कह देंगे हमारी फसलें हैं, नहीं बचवा, आपकी फसलें सबकी फसलें हैं। खरीफ की फसल, ठीक, जायद की फसल या फसलें, ये तीन चीजें हो गए। अब हम बारी बारी से इस फसलों के बारे में समझेंगे कि रबी की फसल कब हो जाती है, खरीफ की फसल कब हो जाती है, जायद की फसल कब हो जाती है, इसमें कौन कौन से फसलें हैं उगाए जाते हैं, कौन कौन से फसलें हैं। तो ठीक, चलिए पहला स्टार्ट करते हैं रबी की फसल। किनकी फसल? रबी की फसल, रबी की फसल। रबी की फसल, देखिए जो रबी की फसल है वो शीत ऋतु में स्टार्ट होता है, शीत ऋतु का फसल है। शीत, किस ऋतु का? शीत ऋतु का, शीत ऋतु, शीत ऋतु की फसलें हैं। इसमें जो है अगर देखा जाए बोने का समय, मैं इसी प्रकार से लिखवाऊंगा, बोने का समय। बोने का समय की बात किया जाए कि रबी की फसल कब बोई जाती है कब नहीं, तो अब ये मत कहिएगा कि रवि को पता होगा रबी की फसल है, तो नहीं, हम लोग को भी पता होना चाहिए कि रबी की फसल कब हो जाती है। रबी का मतलब सूर्य से संबंधित है। रबी क्या है? जैसे आप लोग सूर्य का पर्यायवाची देखते होंगे सूर्य का, तो रबी उसमें होता है ना, रवि, प्रभाकर, सुधाकर। देखो प्रकार दिख रहा हूँ प्रभाकर के स्थान पे, प्रभाकर। तो इसी प्रकार रवि यानी सूर्य से है, सूर्य से है, सूरज इसके आगे भी बोल सकते हैं, ठीक। यह सूर्य से संबंधित है रवि। रवि नाम संबंधित नहीं है, क्योंकि नाम में जहां तक मैं समझता हूँ रवि इस प्रकार से लिखा जाता होगा, नाम वाला ना, ये तो रवि सूर्य वाला है, ठीक। तो चलिए हिंदी भी पढ़ा दिए थोड़ा बहुत। आते हैं, अब हम आते हैं अपने ही सिलेबस पर, अपने ही विषय में, किसमें? जियोग्राफी में। बोने का समय अगर देखा जाए रबी की फसल का, तो बोने का समय हमारा है अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। कब? अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक। रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर, इतना हो गया। यानी जो ऋतु, जो शीत ऋतु प्रारंभ होती है उसी समय में क्या होता है, रबी की फसल बोई जाती है, तो है, ठीक, ये समझिएगा। अब इसमें समझते हैं बोने का समय हो गया। अब इसे मध्य, सॉरी, इसमें अक्टूबर से दिसंबर मध्य लिख लीजिएगा, के मध्य, के मध्य। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बोने का समय हो गया, ठीक। अब काटने का भी समय तो होना चाहिए, तो अब काटा जाता है जो कि ग्रीष्म ऋतु जब आप प्रारंभ होती है तब, ग्रीष्म ऋतु, काटने का समय, समय, काटने का समय क्या है हो? काटने का समय जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है, यानी गर्मी प्रारंभ हो जाती है तब। अप्रैल, अप्रैल, जब काटने का समय है अप्रैल आपका और जून, अप्रैल से जून के बीच में, से जून, कब? के मध्य, ठीक। जब ग्रीष्म आ जाता है तब, ग्रीष्म काल, गर्मी का समय, ग्रीष्म, ठीक, ग्रीष्म ऋतु। अरे एक ग्रीष्म लिख दिए जी, ग्रीष्म लिखने को, तो ग्रीष्म,
ग्रीष्म ऋतु। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। काटने का समय ग्रीष्म ऋतु, यानी बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है और काटने का समय होता है अप्रैल से जून के मध्य में। अब इसकी देख लिया जाए फसलें कौन कौन सी हैं। फसलें यानी रबी की फसलें में क्या है, सबसे पहले गेहूं, गेहूं, ठीक, चना, मटर, जौ, गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों, सरसों आदि प्रमुख फसल हैं। ठीक, प्रमुख फसलें। आप इस प्रकार सेटिंग बनाइएगा, बोने का समय, काटने का समय, प्रमुख फसलें, गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये जो है आदि, ये सब प्रमुख फसलों में से एक है। किसके फसल हैं? रबी की फसल हैं। अब राज्य देख लिया जाए कि राज्य जो है कहाँ बोया जाता है। राज्य, ठीक, किस में रबी की फसल कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बोई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रमुख? तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम राज्य हो गए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब जगह पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी पश्चिमी प्रदेश। जैसे हमारा जो है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब प्रदेशों में क्या जो है कि प्रमुख मात्रा में फसलें बोई जाती है, रबी की फसलें। ठीक, ये समझ लीजिएगा। ठीक, खरीफ की फसल, तो सबसे पहले खरीफ की फसल देखा जाए तो बोने का समय उठा लें। बोने का समय, जो खरीफ की फसल है उसको बोने का समय कब है? जून जुलाई, यानी मानसून जब प्रारंभ होता है तब। मानसून प्रारंभ, ठीक, कब? जून और जुलाई, जून जुलाई के मध्य। ठीक, यानी कि अब हमारा जो है कि गर्मी के बाद यह चीज़ें आना स्टार्ट होती है, ग्रीष्मकाल के बाद में जब बारिश होना स्टार्ट होती है जून जुलाई में, तो हम लोग जो है कि इस खेती का प्रारंभ करते होंगे। जो कि खेती कर रहे हो करते होंगे उनको पता होगा कि अब कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आएंगी। हम भी बताएंगे, भी थोड़ा सा आगे देखा जाए। कटाई अगर देखा जाए, कटाई का समय या मड़ाई का समय, मड़ाई का अगर समय देखा जाए तो कब काटा जाता है कब नहीं, तो यह जो है कि सितंबर और अक्टूबर में, महीने के मध्य में, सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर के मध्य, अक्टूबर के मध्य, ठीक, सितंबर से अक्टूबर के मध्य। ठीक, सितंबर अक्टूबर के मध्य में कटाई की जाती है। अब इसको थोड़ा सा देख लिया जाए कि इसकी जो जलवायु है वो जलवायु कैसी होती है और कौन से फसलें हैं। इसको हम जो है कि जलवायु को अगर दृष्टि से डाला जाए जलवायु का, तो जो जलवायु है वह वर्षा ऋतु है। कौन सी ऋतु है? अधिक पानी की, अधिक वर्षा की, अधिक
वर्षा की, यानी हम बोल सकते हैं वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक, वर्षा ऋतु। अब इसको देखा जाए कि प्रमुख फसलें कौन कौन से हैं। वर्षा ऋतु, गर्मी और आर्द्रता चाहिए हमको, ठीक। वर्षा ऋतु बोल दी, उसमें हो जाए समझ आएगा, गर्मी की ज़्यादा आर्द्रता भी चाहिए खरीफ की फसल में। अब क्या है आपकी प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें, देखिए प्रमुख फसलें की बात की जाए तो जो खरीफ की फसल सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, धान हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं वो प्रमुख फसलें हैं किसके? खरीफ के। तो सबसे पहले धान देख लिया जाए। धान तो सबके मन में रहा होगा कि धान की फसल, धान हो गया, मक्का, कपास, मक्का, कपास, मक्का, धान, मक्का, कपास, ज्वार, ज्वार, बाजरा, बाजरा, ज्वार, बाजरा, क्या कहते हैं, उड़द, मूंग, अरहर, मूंग, अरहर, मूंग, जिसे मूंग बोलते हैं, मूंग, और क्या कहते हैं उसको, हाँ, मूंगफली, 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 और आदि, आदि जो हैं कि प्रमुख फसलें हैं। ये भी समझते रहिएगा, प्रमुख फसलें में खरीफ की फसलों में से प्रमुख फसलों क्या हैं, यही सब जो हैं कि प्रमुख की फसलें हैं, ठीक। अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा और चीज़ें। देखिए जो कि खरीफ की फसल होती है वह मानसून पर निर्भर होती है। हमेशा याद रखिएगा कि जो खरीफ की फसल होती है मानसून पर निर्भर होती है। नोट में अगर हम देखा जाए तो नोट में खरीफ की फसल मानसून पर क्या होती है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही जो है कि कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी, जो कि अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा जायद की फसलें, उसके बाद अन्य फसलें। तब तक जो है कि अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रखें। जय हिंद।